गुड मॉर्निंग बाबू। क्लास 8 ध्यान दो। जैसा कि पिछले दिनों हम लोगों ने स्टडी किया था प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, है ना, संविधान की प्रस्तावना के बारे में। तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड आए हैं, है ना, जिसमें सब रीजन हो गया, सोशलिस्ट हो गया, सेकुलर हो गया, डेमोक्रेटिक हो गया, रिपब्लिक हो गया, जस्टिस है, इसके बाद में लिबर्टी और इक्वलिटी, फेडरेशन और फेटर्निटी, है ना। तो इन्हीं वर्ड्स पर एक एक करके हम आज के क्लास को केंद्रित रखेंगे। हम लोग इस पर इसको डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। देखो, ये जो वर्ड है तुम्हारा सब रीजन, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं संप्रभुता। तो सब रीजन्स मतलब संप्रभुता का मतलब हमारा ये हो गया कि जैसे हम पर्सनल मैटर में जब हम डिग्निटी की बातें करते हैं, है ना, यानी कि तुम्हारा गरिमा की जो बातें करते हैं, वही चीज़ें जो होती है मास लेवल पर कंट्री के लिए हमारा और स्टेट के लिए डिग्निटी ही हमारा सब रीजन्स एक तरीके का होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं संप्रभुता। संप्रभुता का संदर्भ हमारा ये हो गया कि कोई भी स्टेट सब रीजन तब कहा जाएगा जब उसकी अपनी एक ऑटोनॉमस, है ना, सरकार होगी, जिसके मामले में कोई विदेशी शक्तियां जो है हस्तक्षेप ना करती हो, है ना, कोई इंटरफेरेंस नहीं होता हो। जैसे भारत एक राज्य है। राज्य की परिभाषाओं को, है ना, चिन्हित करने के समय, डिटरमाइन करने के टाइम में एक महान दार्शनिक थे हमारे अरस्तु। इन्होंने 4 मिनिमम क्राइटेरिया को ये फॉलो करने के लिए बताया था। एक पहला था तुम्हारा कि निश्चित भूभाग होना चाहिए, जैसे कि भारत का एक अपना जियोग्राफिकल लोकेशन है, एरिया है, निश्चित भूभाग का होना, एक सर्टेन एरिया उसके पास में होना चाहिए। दूसरा है एक जनसंख्या घनत्व, जो भी कुछ जनसंख्या हो, जैसा कि भारत में तुम्हारा 150 करोड़ लगभग अप्रॉक्सीमेटली 150 करोड़ मतलब पॉपुलेशन है देश की। इसके बाद में सरकार को चलाने के लिए, मतलब देश को चलाने के लिए गवर्नमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा क्राइटेरिया हमारा ये हुआ। और चौथा क्राइटेरिया हमारा ये हुआ कि वो देश और वो राज्य, है ना, संप्रभुता उसके पास अपनी सेल्फ का मतलब ऑटोनॉमी होनी चाहिए। तो ऐसे स्टेट को हम लोग सब रीजनल स्टेट कहेंगे। तो राज्य के संदर्भ में अगर हम देखें तो ये मिनिमम 4 क्राइटेरिया हमें फॉलो करना होगा। देखो, भारत ऐसे देश है, कंट्री के तौर पर इसकी एनालिसिस हमारी होती है, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल फिगर, है ना, हम लोग भारत को कंट्री कहेंगे, देश कहेंगे। लेकिन जब पॉलिटिकल फोरम पर इसकी चर्चा होगी तो भारत हमारा एक राज्य है ना। और जो भारत के अंदर में और भी छोटे छोटे जो राज्य हैं, इसको हम लोग अनदर वर्ड में प्रोविंसेस बोलते हैं, जैसा कि प्रिंसली स्टेट में प्रोविंसेस के बारे में तुम लोग जानते होंगे। राज्य, ये जो भारत के राज्य हमारे हुए, ये भारत की एक इकाई हुई, यूनिट हमारा हुआ, एक डिवीज़न है अलग अलग स्टेट का। लेकिन अगर हम पॉलिटिकली स्टेट की चर्चा करेंगे तो भारत हमारा एक राज्य है। भारत एक देश भी है, भारत एक हमारा राज्य भी है। तो भारत एक देश है जियोग्राफिकल संदर्भ से, और भारत एक राज्य हमारा पॉलिटिकल संदर्भ से। तो इसकी एक सबसे बड़ी खासियत ये हुई, जैसे कि अब सब रीजन्स के क्राइटेरिया पर अगर हम कंपेरिजन करें तो हम बिहार को पॉलिटिकल स्टेट नहीं कह सकते हैं, है ना, ये सबऑर्डिनेट स्टेट हमारा कहा जाएगा। लेकिन राजनीतिक तौर पर इसकी अगर पहचान होगी तो बिहार उसका एक भाग है, भारत का एक भाग है, और भारत हमारा एक राज्य है, यानी कि इंडिया एक स्टेट हमारा हो गया। तो इसमें देखोगे कि द वर्ड्स वी द पीपल ऑफ इंडिया डू हर्बली अडॉप्ट एंड इनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन हैव देयर ओन सिग्निफिकेंस। इसका अपना खुद का एक अपना सिग्निफिकेंस होना चाहिए, और ऐसे सिग्निफिकेंस संदर्भ में कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है स्पेशली सब रीजनिटी की बातें करता है। रेस्ट विद द पीपल ऑफ इंडिया, अ नेशन इज सब रीजन व्हेन इट फ्री इन इट्स इंटरनल मैटर एंड देयर इज नो, है ना, एनी फॉरेन इंटरफेरेंस। यानी कि देश जो है अपने आंतरिक मामलों पर डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है,
यानी कि भारत के है ना मैनिपुलेट करने के लिए कोई दूसरे राज्य उस पर है ना ऐसा न करे प्रयास। देश के आंतरिक जो भी मैटर हमारे हैं, हम कोरोना से जूझ रहे हैं कि हमारे देश में नक्सलवाद है, हमारे देश में नागरिकों की क्या स्थिति है, इसमें कोई बाहरी मतलब है ना शक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकती है ना। फॉरेनर कोई इंटरफेरेंस हमारा नहीं होना चाहिए, और हर एक प्रकार के इंटरनल मैटर्स को है ना डील करने का या उसको समझने के लिए भारत ऑलरेडी इतना एनफ है। और ऐसी जो व्यवस्था हमारी होती है उसको हम लोग सब रीजन कंट्री कहते हैं, संप्रभुता वाला देश कहते हैं, है ना। जैसे हमारा भारत भी एक सब रीजन स्टेट है। दूसरा है सोशलिस्ट टर्म हमारा आता है। तो सोशलिस्ट का संदर्भ हमारा पर ये हुआ कि हम सोशलिज्म में इकोनॉमिकल जस्टिस को है ना सिक्योर करेंगे, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो जैसे कि आय और व्यय के संदर्भ में देखा जाए तो लोग कहते हैं कि खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे। तो देश के संसाधनों में ही आपका जन्म हुआ, बिहार में हो, कर्नाटका में हो, बंगाल में हो, जहाँ कहीं भी हो। तो जब आप खाली हाथ आए थे तो आपके पास में, किसी के पास देखोगे बहुत ज़्यादा है, किसी के पास कुछ भी नहीं है। तो ये जो डिफरेंसेस है ना, जो या डिस्क्रिमिनेशन कहो इसको, ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसा सिस्टम या ऐसा कोई तंत्र विकसित किया गया है जो चंद मुट्ठी भर लोग जो हैं बहुत ज़्यादा रिच हैं, धनी हैं, और मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं। तो यहाँ पर हमें संसाधनों पर एक समान वितरण है ना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का हमारा संदर्भ होना चाहिए। और जो राष्ट्रीय आय है ना, इसका लाभ सभी वर्ग के लोगों को मिलना चाहिए, समाज के सभी वर्गों को है ना न्याय मिलना चाहिए, लाभ मिलना चाहिए। तो इसमें देखोगे कि जो समाजवादिता की जो बात की गई है ना, इसमें यही है कि समाजवादी संदर्भ में एक संदर्भ हमारा ये हो गया कि हम सोशल डिस्क्रिमिनेशन को ना डिमोट करेंगे, इसको प्रमोट नहीं करेंगे। दूसरा, इकोनॉमिकली जो हमारा संदर्भ है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा होना चाहिए, और देश के संसाधनों का भी समान वितरण हमारा होना चाहिए। तो ऐसे संदर्भ हमारे होते हैं, इसको हम लोग सोशलिस्ट सोसाइटी कहते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन एम टू एस्टेब्लिशिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी एंड इट एम्स एट प्रोवाइडिंग अ मेजर्स थ्रू विच इकोनॉमिकल है ना डिस्पैरिटी में भी रिड्यूस, यानी कि हम सामाजिक और आर्थिक हैसियत को कम करेंगे, भेदभाव को कम करेंगे। तो ऐसे टर्म को हम लोग सोशलिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट तुम देखोगे अगला है सेकुलर। सेकुलर जिसको हम लोग कहते हैं धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, ये संविधान के 42वें संविधान संशोधन में, तुम्हारे बुक में भी दिए हुए हैं कि 2040 ये 2 अमेंडमेंट है ना, सिंपली टू रिफ्रेम द फेथ ऑफ द नेशन इन मेकिंग द इंडियन पॉलिटिक्स। तो ये 42वें संविधान संशोधन में है ना सेकुलर शब्द को जोड़ा गया था। फेथ ऑफ द नेशन इन मेकिंग द इंडियन पॉलिटिक्स स्टे एबव है ना पेटी रिलीजियस कंसिडरेशन, यानी कि धर्म को लेकर के एक संकुचित मानसिकता से कहीं ऊपर उठने की बात हमारी इसमें की गई है। एंड वाइल शोइंग ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स। तो इसमें एक संदर्भ है, जैसे कि तुमको पता होगा पूरी दुनिया में एक ही मात्र देश है हिंदुओं का, वो है हमारा देश हिंदुस्तान। और इस देश की लगभग 80% आबादी जो है हमारी हिंदुओं की है। कायदे से हिंदू बाहुल्यता है, मेजॉरिटी में भी हिंदू हैं। देश भी का नाम भी हिंदुस्तान है, नाम से क्लियर है कि हिंदुओं का देश है। और ऐसे धार्मिक जो कंट्रियां होती है हमारी, देश जो होती है हमारी, कंट्री जो होती है, उसमें ऐसा है कि रिलीजियस कंट्री भी है। जैसे इस्लामिक कंट्री हो, क्रिश्चियन कंट्री तुम लोग देख सकते हो, जहाँ पर पार्टिकुलर धर्म को प्रमोट, जैसे पाकिस्तान तुम्हारा, पाकिस्तान जो है सेकुलर नहीं है, इस्लामिक कंट्री है। इसके बाद में ये इराक हो गया, ईरान हो गया, सऊदी अरब हो गया, ये सब स्टेट ऐसे हैं जो इस्लामिक स्टेट हैं,
ऐसा नहीं है कि वहाँ सेकुलर शब्दों का इम्प्लीमेंटेशन हुआ या सेकुलर टर्म को, लेकिन हमारा देश चूँकि गांधी, नेहरू और लोहिया, जेपी और ऐसे बड़े नाम, सरदार वल्लभ भाई पटेल का देश है, जो एक ऐसे लोग थे जो मानववादी है ना विकास में बिलीव करते थे, ह्यूमनिज्म डेवलपमेंट पर बिलीव करते थे। और सबसे बड़ा पक्षधर हमारे गांधी थे। गांधी का मानना था कि देश जो है धर्म के नाम पर नहीं बंटना चाहिए, और धर्म केवल है ना आपस में प्रेम सिखाता है। वैष्णव भजन तो तेने कहिए पीर पराई जानो रे, अपने दिल से जानो पराए दिल का हाल, ऐसा। या उन्होंने एक संदर्भ दिया था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम हिंदुस्तान हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत माँ के चार सिपाही। तो इन्होंने बोला कि धर्म तो एक इंडिविजुअल मैटर है, अपनी पर्सनल जो हमारी रियलाइजेशंस होती है, हम तय करेंगे क्या कौन सा हमारा धर्म, कौन सा ये पंथ होगा जिससे हम अपनी मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। इससे हमारा राज्य का संबंध कुछ नहीं होना चाहिए। और हमारे देश में हिंदुओं के अलावा मुसलमान भी 15-17% हैं, कुछ तुमको सिख हैं, ईसाई हैं, इसके बाद में ये जैन और बुद्धिज़्म भी है, इसके अलावा ईरानी लोग भी हैं। तो बहुत सारे ऐसे धर्मों का केंद्र हमारा भारत है, और हमारे भारत के बड़े नेता लोगों ने है ना इसको बताया कि ये सेकुलर संदर्भ हमारा होगा, सेकुलर टर्म हमारा यूज होगा, और किसी भी धर्मों को हम डिमोट नहीं करेंगे, किसी को प्रमोट नहीं करेंगे, यानी कि सभी धर्मों के लिए समान है ना व्यवस्था हमारी होगी। इन इंडिया नो डिस्क्रिमिनेशन इज एवर मेड अगेंस्ट द इंडिविजुअल बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेद नहीं करेंगे। एंड ऑल द पीपल इन इंडिया फॉर्मिंग डिफरेंट ग्रुप, सेक्स, कम्युनिटी एंड फ्री टू पार्टिसिपेट, प्रीच एंड प्रोफेस एनी रिलीजन, किसी भी धर्म को मानने, उसको प्रोफेस करने का, उसको पढ़ने पढ़ाने का काम हमारा लोग कर सकते हैं, उसमें राज्य हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। मीन्स यू हैव टू मेंटेन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल रिलीजियस, सभी धर्मों से समान दूरी बना करके सभी धर्मों को समान रूप से आगे बढ़ने का मौका हमारा दिया जाना चाहिए। और तुम देखोगे कि इसी सेकुलर शब्द के कारण, धर्मनिरपेक्षता संदर्भ के कारण भारतीय संविधान में इन चीज़ों का जिक्र किया गया है। और भारत में देखोगे हर रंग के, हर पर्वों की छुट्टी होती है। जब होली और दिवाली की छुट्टी होती है ना, तो रमज़ान और बकरीद की भी छुट्टी होती है, ईस्टर के पर्व के लिए भी छुट्टी होता है, गुड फ्राइडे के लिए भी छुट्टी होती है, कोई ऐसा जन्म होता है महावीर जयंती, जैन के लिए भी छुट्टी होती है, बौद्धिस्टों के लिए भी छुट्टी होती है, ईरानियों के लिए भी छुट्टी होती है। यानी कि ऐसा नहीं कि हिंदू बाहुल्य है तो केवल हिंदुओं का पर्व होगा तो छुट्टी रहेगी, और मुसलमान का पर्व है तो आकर के ऑफिस में वो काम करेंगे, ऐसा हमारा नहीं हो सकता। अगला टर्म है डेमोक्रेटिक। तो डेमोक्रेटिक का तो पता ही तुम्हारा, जनतंत्र है ना, डिबेट्स दैट हैव चूजन डेमोक्रेसी इज आवर वे ऑफ लाइफ, इस पर तो बार बार हमारा हो चुका है। डेमोक्रेटिस का मतलब लोकतंत्र होता है, हिंदी में इसको लोकतंत्र कहेंगे, ऐसा सिस्टम चलाने का, सरकार चलाने का, जिसमें लोग की जन भागीदारी हमारी होती है। इसमें दो तरीके से शासन होता है, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, दूसरा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी ये होता है कि जहाँ पर सरकार में जनता डायरेक्ट पार्टिसिपेट करती है, और जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा हाई रहती है वहाँ पर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हमारा रन करता है, जिसमें हर एक नागरिकों को मत का अधिकार दिया जाता है, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज है ना, यहाँ देखोगे तुम लोग, या राइट टू वोट जिसको हम लोग कहते हैं, ये मिला हुआ रहता है उनको, और उसके आधार पर वो है ना सरकार चुनते हैं, चाहे वो हमारा कंट्री लेवल का हो, चाहे स्टेट लेवल का हो, या तुम्हारी लोकल बॉडी होती है, उनकी पार्टिसिपेशन उस स्तर पर हमारी होती है। तो ऐसे देश को हम लोग डेमोक्रेटिक कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट तुम्हारा आता है रिपब्लिक। रिपब्लिक एक ऐसा शब्द है हमारा जो वहाँ के शासक, यानी कि जो शासन प्रमुख, शासन तंत्र का जो प्रमुख होता है हमारा, है ना, रूलिंग फंक्शन का जो चीफ होते हैं हमारे, वो हेरार्कियल नहीं होंगे। ये मतलब जन्म से उनको ऐसा नहीं है कि राजा का बेटा राजा हमारा बनेगा, ये टाइम टू टाइम हमारा चेंज होगा। जैसे इसमें देखोगे, रिपब्लिक इज ए नेशन which an elected person as the head of the state with no hierarchical rights,
उनको मतलब ऐसा नहीं होगा कि पिताजी थे तो पुत्र बनेगा, पुत्र चला गया तो फिर उनके आगे आने वाले बनेंगे, ऐसा नहीं हो। और देखोगे हमारे देश के जो प्रमुख होते हैं, रिपब्लिकन हेड होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, बहुत पीछे नहीं जाना है। अगर आप 2000 के बाद की ही अगर हम बातें करें तो 99 में तुम्हारा ये थे KR नारायणन थे। उसके पहले 99 में बने थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद, है ना, जो 2004 में उनका कार्यकाल पूरा हुआ। उसके बाद में फिर इलेक्शन हमारे हुए और वहाँ पर फिर एक बार तुम्हारी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद में तुम देखोगे डॉक्टर प्रणब मुखर्जी बने और उनके बाद में रामनाथ कोविंद बने देश के राष्ट्रपति। तो ये इनके हर एक व्यक्तियों की पृष्ठभूमि अलग अलग है। जैसे देखोगे तुम ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमारे चेन्नई से थे, यानी कि तमिलनाडु से थे। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राजस्थान से थी, राजस्थान गुजरात क्षेत्रों से थी। डॉक्टर प्रणब मुखर्जी बंगाली थे, बंगाल से थे। और ये रामनाथ कोविंद तुम्हारा उत्तर प्रदेश से हैं, है ना। और ये हर एक का तुम देखोगे कि जाति धर्म संप्रदाय कम्युनिटी सब अलग अलग है। तो इसमें कोई किसी का पारिवारिक, है ना, रिश्ता नहीं है। और ये अलग अलग देश, अलग अलग धर्म को मानने वाले, अलग अलग जाति संदर्भ से जुड़े हुए लोग हैं, जिनकी अपॉइंटमेंट हमारे हिरार्कियल बेस पर ना होकर के इलेक्टेड संदर्भ पर हमारा होना जरूरी है। ऐसे स्टेट को हम लोग रिपब्लिकन स्टेट कहते हैं। द इंडियन प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली। इनका चुनाव जो होता है हमारा अप्रत्यक्ष, जो है ना, चुनाव प्रणाली हमारी होती है उसके माध्यम से होता है, जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर जो चुने हुए हैं और पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट के जो MPs होते हैं वो लोग चुनते हैं 5 साल के लिए। और इनका कोई, है ना, हिरार्कियल संबंध नहीं होता है। जैसे कि तुम्हारा इंग्लैंड में राजा रानी का संदर्भ है, या तुम जहाँ भी मोनार्कियल स्टेट देखोगे जहाँ राजा का बेटा राजा बनेगा, है ना, उसके घर वाले कुछ बनेंगे, ऐसा इसमें नहीं है। तो ऐसे स्टेट को हम लोग रिपब्लिकन कहते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा जस्टिस। जस्टिस का संदर्भ हमारा ये हो गया कि जस्टिस इज द इक्वालिटी ऑफ ट्रीटिंग एवरीबडी एट पार विद द एनी प्रिविलेजेस और प्रोड्यूस इट इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन एंड गिव्स एवरी मैन व्हाट इज हिज ड्यू। ये कह रहा है कि ना ही इसमें कोई ज़्यादा विशेष अधिकार किसी को देना है और ना ही किसी को पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के उसको ना मिसबिहेव करना है, यानी दोनों। यहाँ जस्टिस, न्याय का मतलब हमारा हो गया कि इसको एक ऐसा कहो कि न्यूट्रल संदर्भ हमारा होना चाहिए। देश के तमाम जो संसाधन गतिविधियाँ हमारी होती है उसमें जनता हर एक रंग से भाग लेती है, तो उसमें सबको इक्वल मौका देना चाहिए आगे बढ़ने का। जिसमें देखो कि न्याय में, जस्टिस में तुम्हारा है सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। मतलब ऐसा नहीं होगा कि कोई बहुत पावरफुल घर का बेटा होगा या पॉलिटिशियन होगा तो उसको अलग ढंग का कुछ प्रिविलेजेस दे दिया जाए, और कोई अगर गरीब घर का बेटा है तो उसको मतलब, तो ये देखो सैद्धांतिक तौर पर तो लग रहा है कि ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे देश में इसका बहुत गंदा, है ना, संदर्भ दिखाई देता है, बहुत ही आखिरी। इसमें कह रहा है कि इनजस्टिस डन टू देम बाय द इम्पेरियलिस्ट रूलर्स, जिससे कि राजा लोग पहले किया करते थे। सो द प्रियम्बल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन लेज ग्रेट एम्फेसिज्म ऑफ द जस्टिस। जस्टिस शुड नॉट बी लिमिटेड बट शुड बी ऑल, प्रोवाइडिंग टचिंग द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फील्ड्स। ये लोग कहता है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर तुम देखोगे कि ऐसा नहीं है। अब जैसे सोशल में संदर्भ में देखो ना, अभी भी जाति प्रथा हमारे समाज में बनी हुई है। इकोनॉमिकल में आप देखोगे ऊंची जातियाँ नीची जातियों में हो। इकोनॉमिकल में तुम देखोगे, एग्जाम्पल के तौर पर देखो, जितने भी बड़े बड़े नेता मंत्री हैं उनको इतना ज़्यादा सुविधा मिलता है, देश में करोड़ों करोड़ों रुपए की संपत्ति उन्होंने अर्न कर रखा है। उनके बेटे पोते कुछ ना भी करें तो खूब अच्छे से जीवन जी सकते हैं। और एक आम आदमी जो मामूली मतलब सैलरी के लिए भटकना पड़ता है, वो लोग अपना पेंशन बरकरार रखे हुए हैं, लेकिन आम लोगों का पेंशन हटा दिया गया है। तो ये सब आर्थिक असमानताएं भी इसमें वो देखा। अब पॉलिटिकल फील्ड में भी तुम देखो, पॉलिटिकल फील्ड में ऐसे ऐसे नालायक को तुम देखोगे नेता मंत्री बनते हुए कि उसका मतलब क्या कहा जाए, आश्चर्य होगा कि जिसको वो राजनीति का ABCD भी नहीं आता है, वो राजनीति में है
और जो योग्य व्यक्ति हैं वो रोड पर धूल फेंक रहे हैं। तो ये सब संदर्भ जो है ये केवल मजाक बना हुआ है देश में। और आज तो कोरोना ने बहुत सारा पोल भी खोल रखा है सब चीज़ों का। लिबर्टी का मतलब होता है हमारा फ्रीडम, है ना। लिबर्टी का मतलब एक शब्द में फ्रीडम हो गया। अब इस स्वतंत्रता का संदर्भ हमारा विचारों से हो सकता है, तुम्हारी अभिव्यक्ति से हो सकता है, तुम्हारे बिलीफ से हो सकता है, तुम्हारे धर्म और तुम्हारी उपासना की स्वतंत्रता को सिक्योर करने का प्रयास हमारा किया जाता है। यानी कि आप क्या विचार रखते हो ये कोई बाध्य तुमको नहीं कर सकता है। अभिव्यक्ति, तुम क्या कहना और बोलना चाहते हो न्याय संगत होना चाहिए, बोल सकते हो। तुम किस में बिलीव है, नहीं है, कौन सा धर्म अपनाना चाहते हो या किस दुनिया जहान में रहना चाहते हो, ऐसे संदर्भ में जो चीज़ें हमारी यूज होती है उसको हम लोग लिबर्टी कहते हैं। ये देश हमारा सबको आज़ादी देता है, स्वतंत्रता। यानी कि ये तब तक जब तक तुम बालिग नहीं हो, नाबालिग हो, तब तक इसको तुम फ्रीडम नहीं। लेकिन इससे तुमको फंडामेंटल राइट मिल जाता है, 18 साल प्लस हो जाते हो तो तुमको ये अधिकार मिलता है कि तुम परिवार के साथ रहना चाहते हो कि नहीं रहना चाहते हो, तुम कौन सा प्रोफेशन अपनाना चाहते हो, इवन तुम कौन सा धर्म अपनाना चाहते हो। एक घर में 4 धर्म के भी लोग रह सकते हैं। अगर मान लो कि पिताजी अगर हिंदू हैं, माँ इस्लामिक धर्म को अपना रही है ना, बेटा अगर बौद्ध बनना चाहता है, बेटी अगर जैन बनना चाहती है, तो सबको फ्रीडम है, कोई दिक्कत नहीं है। इवन लड़का कौन सा नौकरी पेशा करेगा, जैसे मान लो कि ब्राह्मण घर का लड़का है, कहता है कि नहीं मैं जूता चप्पल का दुकान खोलना चाहता हूँ, खोल सकते हो। कोई कहता है कि मैं पान का दुकान खोलना चाहता हूँ, खोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब रोक टोक नहीं है। ऐसे तुम देखोगे कि पहले ये माना जाता था कि जातिगत पेशा होता था कि बढ़ई का बेटा बढ़ई होता था, लोहार का बेटा लोहार, मोची का बेटा मोची, ये ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा। बट ऐसा नहीं है। आज आप मार्केट में जाइए, देखिए दुकान बहुत सारी खुली हुई है, पता चलेगा कि पंडित जी हैं और जूता का दुकान चला रहे हैं। पता चलेगा कि बनिया हैं और वो हलवाई का काम कर रहा है ना। या अलग अलग प्रोफेशन को तुम अपना सकते हो, है ना। शादी वगैरह के संदर्भ में भी तुम्हारा है कि कौन लाइफ पार्टनर होगा, क्या होगा, नहीं होगा, इसकी भी लिबर्टी हमारे यहाँ भी प्रोवाइडेड है। मतलब कास्ट मैरिज वगैरह का पहले जो चलन था सबको सब इरेडिकेट कर दिया गया है और सबको समान रूप से, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनली लिबर्टी प्रोवाइड की गई। नेक्स्ट इक्वलिटी है, समानता, जिसमें तुम्हारे ऑनर हो गया और अपॉर्चुनिटी हो गया, है ना। ये गेन करने के लिए तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई लैंगिक भेदभाव नहीं होना चाहिए। यहाँ देखो कि सेक्स हो गया, रेस हो गया, रिलीजियस हो गया, कास्ट हो गया, क्रीड हो गया और कलर हो गया। यानी कि ना ही तुम्हें लैंगिक आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, ना ही तुम्हारे नस्ल के आधार पर, ना ही तुम्हारे धर्म के आधार पर, ना ही तुम्हारे जाति के आधार पर, ना ही तुम्हारे समुदाय के आधार पर, ना ही तुम्हारे रंग के आधार पर। यानी कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे आगे बढ़ने के लिए। इट मीन्स दैट यहाँ दिए हुए कि नाउ ऑल इक्वल बिफोर लॉ, सभी कानून के समक्ष समान हैं। एंड इंजॉय इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर देयर एडवांसमेंट, अपनी उन्नति के लिए किसी प्रकार की गतिविधियों को अपनाने के लिए हमारे स्वतंत्र हैं। इसके बाद में नेक्स्ट देखोगे अगला टर्म आता है फेडरलिज्म, है ना, जिसको हम लोग फेडरेशन भी कहते हैं। फेडरेशन का संदर्भ यहाँ हो गया कि सच टाइप्स ऑफ कंट्री वेयर गवर्नमेंट रूलिंग मोर देन वन, एक से ज़्यादा जहाँ सरकारें शासन कर रही होती है एक ही व्यक्तियों पर, तो उसको हम लोग फेडरेशन कहते हैं, संघ कहते हैं। और फेडरलिज्म मतलब संघवाद कहते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही तुमको बताया था कि स्टेट कहलाने के लिए आपके पास में 4 मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए। पहला, एक निश्चित एरिया, एक सर्टेन एरिया होना चाहिए। दूसरा, पॉपुलेशन होनी चाहिए। तीसरा, सरकार होनी चाहिए। और चौथा तुम्हारा सब रीजन होना चाहिए। तो यहाँ पर भारत एक राज्य है और ये राज्यों का एक संघ है। राज्यों के अंदर में भी तुम देखोगे कि डिविजनल पार्ट में तुम्हारा बिहार है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, तमिलनाडु है, केरला है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, चंडीगढ़ है, बहुत सारा, दिल्ली है, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया। जितने भी स्टेट का नाम ले लो, जो 28 और जो 8 का कॉम्बिनेशन है, 28 जो हमारे मेन टीम स्टेट है और 8 हमारे यूटीज़ हैं, ये सब। तो ये सब देखोगे ना कि देश बहुत बड़ा है और यहाँ पर
लोगों के ऊपर में प्रॉपर शासन हो पाए, इसलिए एक से ज़्यादा सरकारों का व्यवस्था की गई। एक हमारी केंद्र की सरकार है जिसको मोदी सरकार कहते हैं वर्तमान में। और बिहार के संदर्भ में तुम देखोगे तो एक स्टेट गवर्नमेंट हमारी होती है। ये राज्य पर शासन करने का अधिकार इनको है, नीतीश जी को, बिहार के मुख्यमंत्री। और उसके बाद में एक लोकल बॉडी देखोगे जो तुम्हारे स्थानीय स्वशासन निकाय की चुनाव हमारी होती है, जिसमें वार्ड काउंसलर्स हो गए, मेयर हो गए। ग्रामीण क्षेत्रों में जाओगे तो मुखिया सरपंच वगैरह तुमको मिलेंगे, जिला परिषद, पंचायत समिति, ऐसा। जो क्लास 6 में तुम लोग लोकल बॉडी पढ़ भी चुके हो, क्लास 7 में तुम लोग स्टेट गवर्नमेंट पढ़ चुके हो, अब ये क्लास 8 में तुम लोग को सेंट्रल गवर्नमेंट पढ़ना है। इसके जस्ट अगला चैप्टर संभवतः वही होना चाहिए। हाँ, अगला अगला फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ है, इसके बाद में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना है। तो ऐसा, तो ऐसी व्यवस्थाओं को हम लोग फेडरेशन कहते हैं, है ना, कि जहाँ एक से ज़्यादा सरकारें हमारी चल रही होती है, उसको हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा फेटर्निटी। फेटर्निटी का संदर्भ हमारा ये होगा कि फेटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड। ब्रदरहुड मतलब भाईचारा होना चाहिए। और ये एक ऐसी व्यवस्था होती है कि हम क्षेत्रवादिता को कम तवज्जो दें। ठीक है, बिहारी अस्मिता है, हम बिहारी हैं, हमारी अपनी एक सांस्कृतिक पहचान है, उसको बनाए रखेंगे। बंगाली लोग अपना है, पंजाबी अलग है, उड़िया अलग है, आसामी अलग है, कन्नड़ अलग है, मलयालवी अलग है, सब अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं। अपनी एक रीजनल कल्चरल आइडेंटिटी होनी चाहिए आदमी का, लोकल आइडेंटिटी होनी चाहिए। लेकिन जब देश की बात आएगी हमारी, तो उसमें कोई बंगाली नहीं, कोई पंजाबी नहीं, है ना, कोई उड़िया नहीं, कोई आसामी नहीं, सब एक हैं, सब भारतीय, वी आर इंडियन। तो लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी आर, है ना, इंटर रिलेटेड। स्वतंत्रता, समानता और जो विश्व बंधुत्व की जो भावना है, जो सोशल हार्मनी को मेंटेन रखने के लिए काफ़ी ज़रूरी हमारा होता है, ये तीनों एक दूसरे से हमारा जुड़ा हुआ है। और तुम लोग देखोगे कि इसका बार बार डेमोक्रेटिकल व्यवस्था में जिक्र हमारी की जाती है। यानी कि सरहद पर रक्षा करने के लिए जब हम तैनात हों तो हम ये नहीं देखेंगे कि कोई गोरखा है, कोई पंजाबी है, कोई उड़िया है, कि मद्रासी है। सब भारत माँ के सपूत हैं, भारत के लिए न्यौछावर हो जाते हैं। देश के अंदर में तमाम व्यवस्थाओं को बहाल करने के लिए, अब मान के चलो बिहार में कितने बंगाली डॉक्टर होंगे, कितने ड्राइवर तुम्हारा आसामी होगा, उड़िया होगा, एम्बुलेंस का चलाने वाला। कोरोना से पूरा देश लड़ रहा है, इसमें कहीं कुछ नहीं है। तो एक जो सोशल हार्मोनिकल कंडीशन, जिसको सामाजिक हम लोग समरसता की बातें करते हैं, इसको मेंटेन करने के लिए जो एक फीलिंग हमारे अंदर में आती है, उसको हम लोग फ्रेटर्निटी कहते हैं, भाईचारा कहते हैं, जिससे हमारे सोसाइटीज़ में सोशल हार्मोनी मेंटेन होती है। इसमें कुछ फैक्ट्स फाइल है, इसको देख लो तुम लोग। फैक्ट फाइल है कि ये हमारा भारतीय संविधान 1935 जो इंडियन रूलिंग एक्ट आया था, उसका लगभग 80% अभी कॉन्स्टिट्यूशन हमारा वही है। इसके अलावा कुछ अच्छी चीज़ें हमने यूएसए से लिया, फ्रांस से लिया, कनाडा से लिया, सोवियत संघ से लिया, यूके से लिया, ब्रिटेन का तो 80% हम अडॉप्ट कर ही चुके हैं। इस तरीके से हमारा संविधान बना है, जिसमें अन्य देशों के अलग अलग फ्लेक्सिबल और अच्छी चीज़ों को हम लोगों ने उसमें शामिल किया है। भारतीय संविधान के तहत में कौन से ऐसे एडमिनिस्ट्रेटेड एंड मॉनिटर्ड, कौन से ऐसे अधिकारों की रक्षा की जाती है जिसकी रक्षा संविधान करती है? पहला है इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज की, उसमें जिक्र किए गए हैं। पंचायती राज व्यवस्था है, भारतीय नागरिक की बातें की गई है। इसके बाद में फंडामेंटल राइट्स, तुम्हारे जो मौलिक अधिकार हैं और मौलिक कर्तव्य हैं, इसको शामिल किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा की गई, इंडियन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इलेक्शन कमीशन की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान को अमेंडमेंट्स, यानी कि संविधान को सुधार करने की जो व्यवस्था सुनी है। रिलीजियस विद इन स्टेट, है ना, रिलेशन विद इन स्टेट ऑफ इंडिया, राज्यों के बीच में अच्छे संबंध। और कुछ ऐसे इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, जैसे कि 3 का जिक्र आता है विशेष तौर पर। पहला हमारा है आर्टिकल जो है 3 विशेष इमरजेंसी में चर्चा की जाती है। पहला है तुम्हारा ये 352 राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा है 356
राज्य आपातकाल, राष्ट्रपति शासन लागू करना, और एक 360 है तुम्हारा वित्तीय आपात, फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति होती है। तो नेशनल स्टेट में देखोगे कि देश किसी खतरे से उबर रहा होता है आपातकाल की व्यवस्था, जैसे भी कोरोना को लेकर के हालात गंदा होते जा रहे हैं, तो इसको कंट्रोल करने के लिए पूरे देश में आपातकाल की घोषणा कर दिया गया। जैसे कि तुम लोग देखोगे कि वर्तमान में बार बार लॉकडाउन लगाया जा रहा है और लोग समझ नहीं रहे हैं। अब ये अपने अधिकारों का ड्रामा कर रहे हैं कि हमको अधिकार है कहीं भी घूमने फिरने का। अरे कहीं घूमने फिरने का घूमते रहना जी, बीमारी चली जाएगी तो आप घूमते फिरते रहिएगा। अब लोग नहीं समझेंगे, अब कहीं पुलिस डंडा चला दे रही है, लाठी चला दे रही है, अब लोग कोर्ट की तरफ पहुंच जा रहे हैं या कुछ और भी। तो यहाँ पर मूल अधिकारों को सस्पेंड करने का अधिकार हमारा नेशनल इमरजेंसी में पावर है हमारा। 352 में पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करके इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए सरकार स्वतंत्र हो जाएगी। दूसरा है 356 हमारा जो प्रेसिडेंट रूल होता है, जिसको राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। तुम देखोगे कि राज्यों के पास में कुछ शक्तियाँ होती है, उस शक्तियों का गलत यूज होने लगता है। खास करके सत्ता में बैठे हुए लोग ही ड्रामा नौटंकी करने लगते हैं। जैसा भी तुम इसका बढ़िया एग्जाम्पल बंगाल में देख सकते हो। बंगाल में एक वहाँ पर ममता मई दीदी हैं, नाम है ममता, और तमाशा कर रही हैं, करवा रही हैं। तमाशा ये हो रहा है कि चुनाव में तो वायलेंस हुआ ही हुआ, न जाने कितने हज़ारों लोग मारे गए। चुनाव जीतने के बाद में बड़े बड़े नेताओं की गाड़ियों पर अटैक हो रहा है, वहाँ के आम कार्यकर्ताओं को पकड़ के घसीट करके मैंने एसिड अटैक, गुंडागर्दी, दहशत, उसका नाम ही सब दे रहा है टीएमसी के गुंडे। अब इससे अंदाज़ा लगाओ कि कोई राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता को गुंडा कहा जा रहा है, मैंने गुंडागर्दी चल रही है बंगाल में। तो अब एक समय तक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना राज्य का काम हमारा होता है। अगर इसी तरीके से तमाशा, और ये सबसे बड़ा नौटंकी ये है कि वो जो भी ड्रामा हो रहा है उसमें ममता बनर्जी और जितने भी सरकार में बैठे हुए लोग सबका सहयोग है। तो अब सोचो कि अब एक रीजन जो है पूरा जल रहा है, तो वहाँ पर केंद्र को ऐसी शक्तियाँ मिली हुई है, आर्टिकल 356 का इम्प्लीमेंटेशन करके है, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है। यानी कि चुनी हुई सरकार को सस्पेंड किया जा सकता है। ममता बनर्जी सीएम नहीं रहेंगी, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हमारा हो जाएगा। या ऐसा भी होता है कि जो पॉलिटिकल एक क्राइसिस पैदा हो जाती है कि कोई भी सरकार बनाने के चलाने की स्थिति में हमारा नहीं है। जैसे कि कहीं कहीं तुम देखोगे कि हैंगिंग असेंबली हो जाती है, राज्य निर्वाचन में किसी को बहुमत स्पष्ट नहीं रहता है, कोई मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं रहता, उस हालातों में भी राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान हमारा है। और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। जैसे आज वर्तमान में तुम देख सकते हो कि कोरोना को लेकर के इतनी ज़्यादा क्राइसिस हो चुकी है चीज़ों का, हॉस्पिटल और ऑक्सीजन प्लांट लगाओ, ये करो वो करो। तो हो सकता है कि आने वाले दौर में हो सकता है नहीं, निश्चित तौर पर एक दौर आएगा जो भारत में इकोनॉमिकल क्राइसिस लेकर के आएगा। गरीबी तो ऑलरेडी है ही, और ज़्यादा आर्थिक संकट देश पर बढ़ेगा। तो ऐसे इकोनॉमिकल क्राइसिस को मैनेज करने के लिए सरकार जो होती है अपने बजट में कटौती कर सकती है, यानी कि उसको रिड्यूस कर सकती है। ऐसा प्लान हमारा है। मैं डिटेल्स थोड़ा सा अलग से तीनों का आर्टिकल का जिक्र कर दिया इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में। और भी ऐसे कानूनी प्रक्रियाएं हैं जहाँ पर आपातकालीन व्यवस्थाएं संविधान में जिक्र की गई है, ताकि चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, फाइनेंस मैनेजमेंट हो, या स्टेट पॉलिटिकल कंट्राडिक्शंस हो, या नेशनल युद्ध की स्थिति है, उसमें क्या कोई कर सकता है। अधिकार तो स्वाभाविक भंग करना पड़ेगा लोगों को, नेशनल इमरजेंसी लागू करनी पड़ेगी, तब ना जाकर के आप दूसरे विदेशी देशों से लड़ पाएगा। तो ऐसी व्यवस्था हमारे भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में की गई है। तो इस तरीके से आज जो भी संविधान में वर्ड्स आए थे उनका मैंने एनालिसिस कर दिया है। इसके बाद में एक सेगमेंट और बचता है तुम्हारा नीड्स फॉर लॉ, और दूसरा इसमें है लॉ एंड डिसेंट है ना, सॉल्ट सत्याग्रह के बारे में जिक्र थोड़ा बहुत किए हुए, जो हम नेक्स्ट क्लास में उस पर वीडियो बना करके सेंड करेंगे। तो अभी आप इसको देखिए, समझिए, और मैंने लगभग चीज़ों को अच्छे ढंग से डील कर दिया है, दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। फिर भी अगर कहीं कोई समस्या आएगी तो आप बात कर सकते हो बाबू, ठीक है। तो मन लगा कर इसको देखो, सुनो, और कहीं दिक्कत आती है तो बात करिए। ओके।